हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने विज्ञान का जो पेपर होने वाला 8वीं बोर्ड का, उसके बारे में। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए सामाजिक, हिंदी और संस्कृत में भी बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत वाले कुछ चैप्टर के डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। इसमें हम जो भी अपने सभी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर छोटे बड़े क्वेश्चन, आपकी जो लास्ट में आपको सड़क सुरक्षा के बारे में पूछा जाता है वो वगैरह सब कुछ देखेंगे, ठीक है। और इनसे बाहर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम जहाँ पे फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इससे ऊपर जो था ये यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जनन कितने प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक जनन, ठीक है। दो जीवों के नाम बताइए जिनमें कायांतरण होता है। तो कायांतरण क्या होता है कि जब लार्वा से टेडपोल बनता है उसको कायांतरण कहते हैं। ये रेशम कीट और मेंढक में होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। जीवाणु, मलेरिया, परजीवी तथा अमीबा किस विधि से जनन करते हैं? तो ये जो जीवाणु, मलेरिया, परजीवी, अमीबा, ये अलैंगिक जनन से अलैंगिक विधि होती है, उससे जनन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे लैंगिक और अलैंगिक में अंतर पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्या अंतर होता है इनमें। अलैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक में दोनों चाहिए, माता और पिता। इसमें अकेला जीव वंशवृद्धि कर सकता है, ठीक है। इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। इसमें उत्पन्न संतान नए गुणों के साथ पैदा होती है, क्योंकि इसमें दो जीव एक जीव बनाते हैं ना, तो इसमें गुणों में विभिन्नता आती है। संतान होती है उसमें नए गुण होते हैं, लेकिन इसमें संतान जो होती है समान गुण होते हैं। जो पेरेंट्स में होते हैं, जो इसका माता या पिता जिसने भी इसको पैदा किया है, उसमें समान गुण होते हैं। ये उच्च श्रेणी के जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, ये उच्च श्रेणी के हुए। और ये निम्न श्रेणी के जीवों में होता है अलैंगिक, जैसे अपने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें ये पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, उनमें ना। फिर अगला है अपने अंड प्रजक और जरायु जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। तो अंड प्रजक क्या होते हैं? जो जंतु अंडे देते हैं उन्हें अंड प्रजक कहते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, मुर्गी, बत्तख, ठीक है। और जरायुज क्या आते हैं? जो जंतु पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं क्या? जरायुज। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, ये होते हैं अपने जरायुज, ठीक है। अगला देखते हैं अपने। युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं बताइए। तो युग्मनज और गर्भ में क्या अंतर होता है? देखिए, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है, ठीक है। इसमें भ्रूण की वह अवस्था जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, उसको हम कहते हैं युग्मनज। लेकिन गर्भ में क्या होता है कि संतान जो भ्रूण होता है ना, उसको हम पहचान पाते हैं, उसके अंग, हाथ, पैर ये दिखने शुरू हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं गर्भ, ठीक है। युग्मनज होता है एकल कोशिका, और गर्भ में क्योंकि उसके हाथ पैर सब दिखने लग जाते हैं तो वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो युग्मनज एक कोशिकीय होते हैं, जाइगोट, और ये फीटस होता है ये अपने बहुकोशिकीय। अगला देखिए, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। बड़ा ही सिंपल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंतरिक निषेचन में क्या होता है? ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, ठीक है। क्या लिखा है? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, और इसमें ये मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। इसमें शुक्राणु का उत्सर्जन होता है, और इसमें दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर से बाहर फेंकते हैं, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं कि भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है, भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, पशु, शार्क, पक्षी ये आ जाते हैं। इसमें मेंढक हो गया, ठीक है ना, स्टारफिश हो गया, ये इन सभी में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, जो पानी के अंदर अपने लार्वा को या जो भी बोलो शुक्राणु को उनको छोड़ देते हैं, और वहाँ पे बाहरी जीव संलयन के बनते हैं जीव, ठीक है। फिर आता है अपने नर जननांग जो होते हैं उनका ये डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। फिर अपने हैं अमीबा, हाइड्रा में मुकुलन। ये मुकुलन का ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए। इस चैप्टर से डायग्राम 100% तय है आपके आना, ठीक है ना। मादा जनन तंत्र का डायग्राम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट है अपने अगला चैप्टर, जिसमें आपसे पूछा स्त्री हार्मोन होता है, तो ये कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष हार्मोन होता है। लार्वा से वयस्क बनने के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? कायांतरण, ठीक है। वृद्धि हार्मोन का उत्पादक है। वृद्धि हार्मोन कहाँ होते हैं? पीयूष ग्रंथि में। कहाँ होते हैं? पीयूष ग्रंथि में, ए ऑप्शन। अगला देखते हैं अपने। गॉइटर रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से गॉइटर होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक है ना। अगला है थायरॉक्सिन की उपस्थिति में अपने
थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो किसकी होती है? आयोडीन की होती है, ठीक है ना। फिर कॉलम ए और बी को मिलाना है। देखिए जिसमें आपसे पहले पूछा है गौण लैंगिक लक्षण, ठीक है, तो ये क्या आता है? चेहरे पे बाल आना, ये गौण लैंगिक लक्षण है। कायांतरण, कायांतरण क्या होता है? जिसमें लार्वा का वयस्क में परिवर्तन होता है। यौवनारंभ में क्या होता है कि अपने जनन क्षमता का विकास होता है, ठीक है। और रजोनिवृत्ति में क्या होता है? ऋतुस्राव के रुक जाने की घटना को हम कहते हैं अपने ऋतुस्राव, ठीक है। अगला देखते हैं अपने एस्ट्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन में अंतर। एस्ट्रोजन और ये टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, यह मादा हार्मोन है, ठीक है, ये मादा में होता है, ये नर हार्मोन होता है, ठीक है। और ये अंडाशय द्वारा निकलता है, स्त्रावित होता है, और ये वृषण द्वारा स्त्रावित होता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा है ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ये भी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। जैसे इसमें होता है अपने स्तनों का विकास और इसमें दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? वर्णन कीजिए। तो ध्यान रखिएगा लिंग निर्धारण के लिए मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें एक जो जोड़ा होता है लिंग गुणसूत्र होता है, जिसे नर के अंदर होता है XY और मादा के अंदर दोनों होते हैं XX गुणसूत्र, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे और इतनी लंबी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, ये अपने अगर यहाँ मान लीजिए XY ये नर है और XX ये मादा है, अब यहाँ से इनका संलयन होगा तो पहली बार दोनों क्या XX बने, ठीक है ना, क्या बने? XX, तो ये दोनों क्या बन गई? लड़की, ठीक है। तो ये लड़की यहाँ जन्म हुआ और यहाँ पे ये बने अगर, तो ये बना XY, ठीक है, लड़का बना। फिर इसको और इसको लेते हैं तो यहाँ पे XY ये लड़का है, फिर इसको और इसको लेते हैं तो ये बनेगा XX ये लड़की। तो 50-50% चांस होता है लड़के का 2:2, यानी 1:1 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है अपने संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल का उदाहरण क्या है अपने? संपर्क बल का उदाहरण है अपने पेशीय बल भी है, घर्षण दोनों ही है, तो स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वीय बल के कारण होता है, गुरुत्वीय बल के कारण क्या होता है? तो नल खोलने पर पानी का नीचे गिरना बिल्कुल है, ठीक है। नीचे जो भी चीज़ें आती हैं ना सारी वो गुरुत्वीय बल के कारण होती हैं। तो ये पेड़ से जल का भी नीचे आना, जल ऊपर नहीं जाता पहाड़ से, ठीक है ना, पहाड़ से नीचे ही आता है, पेड़ से फल नीचे ही गिरता, हमेशा सारे ऑप्शन द हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। पैडल चलाना बंद कर दें करने पर जो चलती हुई साइकिल है वो रुक जाती है, ये किस बल के कारण हुआ? तो ये घर्षण बल के कारण हुआ, घर्षण बल लग रहा है जिसके कारण रुक जाती है, ठीक है। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पेशीय बल का उदाहरण क्या है? तो पेशीय बल का देखो ईंट को उठाना है, घोड़े को गाड़ी खींचना है, खिलाड़ी का द्वारा भागना है, सारे हैं, द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, कौन सा जो असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है? तो देखिए लोहे का चुंबक पर बल लगना है, ये तो असंपर्क बल ही है, ठीक है। स्थिर विद्युत बल असंपर्क है। पेशीय बल ये संपर्क होने पर ले लगता है, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दाब का सूत्र लिखना है, तो दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, यही सही है पहला, ठीक है ना, बाकी सारे सूत्र गलत लिखे हुए हैं। फिर देखिए दो वस्तुओं को उदाहरण दीजिए जिन पे आकृति चेंज हो जाए, ऐसे दो उदाहरण देना। तो देखो फूले हुए गुब्बारे को अगर हम हथेलियों के बीच में दबाएं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, ये बल के कारण उसके आकार में परिवर्तन हुआ। दूसरा फॉर्म की गद्दी वाले सोफे पर बैठने पर गद्दी की आकृति बदल जाती है, अगर आप किसी सोफे पर बैठने थोड़ी देर बैठते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है। बल लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो बल लगाने के लिए दो वस्तुओं के बीच में क्रिया होना जरूरी है, ठीक है। अगर बल लगा रहे हैं तो कम से कम दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होना आवश्यक है। फिर चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल किस प्रकार का बल है? तो असंपर्क। मान लीजिए लोहे का टुकड़ा ये चुंबक है, चुंबक ने इसको क्या किया? खींच लिया, तो ये असंपर्क बल, संपर्क में वही नहीं, टच हुआ ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, फिर चिपकने पे टच हो जाता है, ठीक है ना। बाकी पहले बल कब लगाया? जब टच नहीं हुआ था, असंपर्क बल कहते हैं इसको। फिर बल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव को बल कहते हैं। बल की परिभाषा होगी किसी वस्तु पर बल लगने से होने वाले लाभ तथा हानियों को उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए बल लगने के लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होती है। बल लगने के लाभ होते हैं कि गतिमान कर सकते हैं किसी वस्तु को, जैसे खिलौने को बल लगाकर हम हिला सकते हैं, चला सकते हैं। गतिमान वस्तु की चाल को रोक सकते हैं, जैसे साइकिल चल रही है तो हम उसको खींच के रोक सकते हैं, ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, ठीक है। गतिमान वस्तु की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं बल के कारण। मान लीजिए कोई बॉल इधर से आ रही है और हमने इसको शॉट मारा, इधर भेज दिया, ठीक है, तो उसकी दिशा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है, जैसे हमने अभी बात किया कि गुब्बारे को अगर हम हवा भरे हुए गुब्बारे को दबाएं तो आकृति चेंज होगी। अब इससे नुकसान क्या होते हैं? तो नुकसान क्या? वाहनों के पहिए वो घिस जाते हैं, टूट फूट होती है।
घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, हानिकारक होती है। तेज गति से चलने पर मशीनों में भी ऊष्मा उत्पन्न होती है और उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। ये घर्षण के नुकसान भी है। ठीक है, अगला देखते हैं कि विज्ञान ने गैसों और द्रवों के लिए क्या नाम दिया, तो इनको तरल बोलते हैं हम, क्या, तरल। ठीक है ना, तरल को साथ में क्या बोलते हैं, गैस, और द्रव को साथ में हमने तरल बोला है। ठीक है ना। अगला है अपने कि जब कोई व्यक्ति किसी केले के छिलके पर पैर रखता है तो वह गिर पड़ता है। गिरने का क्या कारण है, कि घर्षण कम हो जाता है इसलिए गिर पड़ता है। ठीक है ना। निम्न में से किस तल पर घर्षण सबसे कम होगा। घर्षण कम किस पे होगा, ईंट के तल में, रेत पर बिछा हुआ, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण में सबसे कम घर्षण होगा। ठीक है, वो चिकना ज़्यादा होगा इसलिए बल कम लगेगा घर्षण। ठीक है। कौन सा घर्षण बल सबसे कम होता है, तो लोटनिक सबसे कम होता है। ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कौन सा, देखो, घर्षण बल बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, शून्य भी कर सकते हैं, द ऑप्शन, सारी बातें सही है। अगला है क्या घर्षण वस्तु पर लगाए गए बल का सदैव विरोध करता है। हाँ, हमें हमेशा घर्षण है ना विरोध ही करता है। ठीक है। गतिमान बक्से को धकेलना सरल है किंतु स्थिर बक्से को धकेलना सरल नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि सर्पी घर्षण का मान स्थितिक घर्षण के मान से क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि हम गतिमान बक्से को सरलता से धकेल, क्योंकि आगे वो चल रहा है, लुढ़क रहा है, तो उसको और धक्का लगा दिया हमने तो वो आगे और आसानी से चला जाएगा। लेकिन एक जगह स्थिर पड़ा है, उसको शुरू में बल हमें ज़्यादा लगाने पड़ेगा। ठीक है। अगला पूछा है कि जूतों की तली और टायर खासदार बनाने के पीछे क्या कारण है, घर्षण बढ़ाने के लिए, ताकि उनकी पकड़ अच्छी हो जाए। ठीक है। और घर्षण को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइए, तो वस्तु का आकार प्रभावित होता है और दो पृष्ठों के बीच में जो अनियमितताओं का अंतर्बंध होता है उस पर भी निर्भर करता है। दो चीज़ें जितनी ज़्यादा खुरदरी होगी उसके बीच में उतना ही ज़्यादा घर्षण बल ज़्यादा होगा। स्नेह किसे कहते हैं, तो घर्षण को कम करने के लिए चिकनाई का प्रयोग करते हैं, उस चिकनाई को स्नेह कहते हैं। कर्षण क्या होते हैं, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। कर्षण क्या होता है, जब तरल कौन से, गैस और वायु, मतलब अपने जल और गैसें ये बल लगाती हैं किसी पे ना, जैसे पानी में चलने वाले जो नाव वगैरह होते हैं उस पे, और अपने हवाई जहाज वगैरह, इन पे क्या लगता है, कर्षण लगता है। ठीक है। बरसात के दिनों में हम फिसल क्यों जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे आर्द्रता होती है वहाँ पे जो गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं। जैसे मान लीजिए फर्श है, इसके ऊपर थोड़े थोड़े गड्ढे थे, पानी से ये भर गए, अब घर्षण बल यहाँ कम हो गया जिसके कारण हम फिसल जाते हैं। मशीनों में बॉल बियरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि मशीन में बॉल बियरिंग ताकि घर्षण को कम कर सके। ठीक है ना, पहिया आराम से घूमेगा, घर्षण कम हो जाएगा, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखो, एक तो तलों का क्षेत्रफल प्रभावित करता है, और तलों की प्रकृति मतलब किसमें कितनी ज़्यादा खांचे हैं। ठीक है ना, कितना खुरदरा है। ठीक है। और वस्तु की गति और भार पर भी निर्भर करता है। फिर अपना क्वेश्चन है, कीलदार जूते क्यों पहनते हैं भाई खिलाड़ी, तो खिलाड़ी घर्षण बल को बढ़ाने के लिए कीलदार जूते पहनते हैं, ताकि उनकी फर्श पर मजबूती रहे, पकड़ मजबूत रहे। ठीक है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन था। औसत फैक्ट्री से आने वाली ध्वनि की प्रबलता 80 डेसिबल होती है भाई, काफ़ी तेज होती है। 60 डेसिबल होती है जो अपने नॉर्मल बातचीत वाली होती हैं, और 80 होती है अपने ये। ठीक है ना। किसके वाक तंतु की लंबाई सबसे कम होती है, तो ये लड़कियों के वाक तंतु की लंबाई सबसे कम होती है। किस वाद्य यंत्र में तानित डोरी का उपयोग होता है, तो ये होता है अपने वीणा में। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, निर्वात में नहीं हो सकता, जहाँ हवा नहीं है वहाँ ध्वनि नहीं जा सकती। ठीक है ना। मनुष्य कितने हर्ट्ज तक की से कम की ध्वनि नहीं सुन सकता, तो 20 से कम नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा भी वो नहीं सुन सकता। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में मापते हैं, तो ये हम मापते हैं डेसिबल में, ये प्रबलता मापने का। ठीक है ना, आवृत्ति नहीं बोला है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना डेसिबल। ठीक है। अगला है अपने, जो वस्तु 1 सेकंड में 50 दोलन पूरी करती है उसकी आवृत्ति क्या होगी, देखो 1 सेकंड में 50 दोलन तो आवृत्ति 50, 1 सेकंड में अगर 100 दोलन होते तो आवृत्ति 100 हो जाती। ठीक है ना। फिर है स्वर श्रव्य मतलब सुनने योग्य ध्वनि है, वो कौन से रेंज होती है उसकी, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, वो मनुष्य आसानी से सुन सकता है। ठीक है। फिर अगला है अपने, शोर मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, तो अनिद्रा उत्पन्न होती है, एक तो उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सुनने में अक्षमता पैदा हो जाती है, मतलब स्थायी रूप से वो बहरा भी हो सकता है, चिंता जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है। फिर है, एक ढोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, समय कितना, 4 सेकंड, दोलनों की संख्या कितनी, 40 है,
पहले आवर्ती निकालनी और अपने को आवर्तकाल निकालना। तो आवर्ती का सूत्र लिख दो, दोलनों की संख्या बट्टे समय। तो दोलन कितने 40, सेकंड कितने अपने 4, तो भाग दिया 10 हर्ट्ज आ गया। अब क्या निकालना अपने को, आवर्तकाल निकालना। तो आवर्तकाल होता है 1 बट्टे आवर्ती, सूत्र लिख दो, एक ऊपर लिखा और आवर्ती कितनी है 10 हर्ट्ज है। ठीक है, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज नीचे लिख दो। अब हम इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 0.01 अपने आंसर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे भी आप रोक सकते हैं। ठीक है, अगला मानव कर्ण का चित्र, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर है विद्युत साधित्र को नहीं छूना चाहिए, क्यों, गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए, सही बात है, गीले हाथ से विद्युत जिसमें करंट चल रहा है उसको नहीं छूना चाहिए। इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, तो ये कार्बन की छड़ के इलेक्ट्रोड बनते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोड धनात्मक ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी है, तो देखिए रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच भी है, सारे विद्युत रोधी है, द ऑप्शन हो जाएगा। लोहे का टिन लोहे पर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्यों करते हैं, ताकि उसकी उम्र बढ़ जाए। कहने का मतलब लोहा कम अभिक्रियाशील होता है, नहीं, लोहा टिन से कम अभिक्रियाशील होता है, बिल्कुल ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि टिन जो होता है लोहे से कम अभिक्रियाशील है। अब लोहा क्रिया ज़्यादा कर लेता है, जल्दी से करता है। ठीक है ना, पानी के साथ वगैरह के साथ, किसके मुकाबले, टिन बहुत धीरे करता है, इसलिए हम लोहे के ऊपर टिन की परत चढ़ा देते हैं, जिससे लंबे समय तक खराब नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जा सकती है, जिंक की तह चढ़ाई जा सकती है। ठीक है, द्रव विद्युत का कुचालक है, कौन सा द्रव, तो आसूत जल, यानी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, प्योर जल होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, क्या, जिसका पीएच मान 7 होता है, वो हमेशा क्या होता है, अपने विद्युत का कुचालक होता है। फिर अगला देखिए, संक्षारण और जंग लगने से बचाव के लिए लोहे पर किसकी परत लगाते हैं हम, तो जिंक की लगाते हैं। ठीक है, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण। डैश विद्युत का अच्छा चालक है, कौन अच्छा चालक है, गीले हाथ करंट आ जाएगा, तार लंबे तार, तांबे का तार आ जाएगा, गीली लकड़ी सब आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, कौन सा पदार्थ आशुद्ध जल को चालक बना देगा, कोई भी अशुद्धि डाल दीजिए आप, उसमें वो चालक बना ही देगा। कास्टिक सोडा डालो, चाहे अम्ल डालो, चाहे पोटेशियम आयोडाइड डालो, ठीक है, ये क्या कर देगा, इनको चालक बना देगा। ठीक है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, तो विद्युत के रासायनिक प्रभाव द्वारा सस्ती वस्तु महंगी धातु की परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। कहने का मतलब कोई सस्तु धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया होती है जो विद्युत के माध्यम से की जाती है, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। एक लाभ बताइए, तो लाभ बड़ा आसान है, क्या है कि अगर मान लीजिए, एक तो जंग से बचाएगा, दिखने में सुंदर होगा, और वायुमंडलीय जो प्रक्रियाएं होगी उसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है, तो देखिए रासायनिक प्रभाव क्या है विद्युत धारा के, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ द्रव विद्युत का संवहन करते हैं तथा आयनों में विभक्त हो जाते हैं, इसको विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, और फिर है समपरिक्षेत्र का उपयोग क्या है। ठीक है ना, क्या उपयोग है, तो देखिए कोई पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, यह जांचने के लिए परिक्षेत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या काम आता है, टेस्टर, मतलब ये पता लगाता है कि विद्युत धारा इसमें से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, विद्युत लेपन में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उपयोग में आता है, तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उपयोग में आता है। ठीक है, 3 द्रवों के नाम बताइए जिसमें विद्युत धारा चल सकती है, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका। ठीक है ना, फिर उस द्रव का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक है लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटित नहीं होता है, तो उसका नाम पारा है। ठीक है ना, जो विद्युत का सुचालक है लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित नहीं होता है। ठीक है ना, कौन, पारा। ठीक है, फिर है शुद्ध पानी में विद्युत अपघटन की क्रिया को क्यों नहीं होती है। अच्छा, शुद्ध पानी में विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने आयन में विभक्त नहीं होता है, उसमें H+ आयन या OH- आयन की अनुपस्थिति के कारण वहाँ पे करंट प्रवाहित नहीं होता है। ऐसे 2 द्रवों के नाम बताइए जिसमें विद्युत का संवहन होता है, तो आसुत जल और तेल। ठीक है ना, संवहन नहीं होता है, कहने का मतलब इनमें करंट बिल्कुल नहीं चलेगा, शुद्ध पानी के अंदर करंट नहीं आएगा और एक तेल के अंदर भी करंट नहीं आएगा, केरोसिन में भी नहीं आएगा। ठीक है, सिल्वर विद्युत लेपन में कौन से विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है ना, आग लगते समय फायरमैन है ना, जब पानी में लगी आग को बुझाने जाते हैं तो उस क्षेत्र की मुख्य आपूर्ति को बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, सीधा कारण है कि भाई मान लीजिए करंट, वो बुझाने गए आग को, तो जहाँ पे लगी है वहाँ पे क्या है, पानी है और करंट है। ठीक है ना, तो करंट जो होता है अपने विद्युत पानी का सुचालक होता है, जिसके कारण विद्युत के झटके लग सकते हैं और कुछ दुर्घटना हो सकती है, इसके कारण पहले से ही पीछे से बिजली बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर आपको ये डायग्राम अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना,
जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको नामांकित अच्छे से करना आना चाहिए आपको। फिर भारत में अति भूकंप आशंकित क्षेत्र है, तो अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन सा आपने, तो ये सारे, ठीक है ना। कौन कौन सा, कि एक तो समस्त उत्तर पूर्व है, कश्मीर घाटी है, पश्चिमी और केंद्रीय हिमालय है, ठीक है ना। निम्न में से आवेश का चालक होता है, तो आवेश देखो, आवेश चल सकता है धात्विक पदार्थ, अम्ल, क्षार, उपरोक्त सभी में से, ठीक है ना। फिर उस रेजिन का नाम बताओ जिससे फर के साथ रगड़ने पर हल्की वस्तुओं को भी वो अपने ओर आकर्षित करता है, तो उसे कहते हैं एम्बर, ठीक है ना, एम्बर कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत रोधी है, तो विद्युत रोधी कौन सा, प्लास्टिक है, ठीक है ना। फिर तड़ित चालक क्या है, यह भवनों को कैसे बचाता है, तो देखिए तड़ित चालक बड़ा आसान है कि एक ऐसी युक्ति, तड़ित चालक की एक ऐसी युक्ति होती है जो कि तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए काम में आती है। जैसे बिजली गिरती है तो क्या होता है कि किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों के अंदर भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु को छड़ को स्थापित कर देते हैं। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, दूसरा सिरा होता है जमीन में काफ़ी गहराई से दबा देते हैं, और धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल पथ प्रदान करते हैं जिससे भवन को कोई क्षति नहीं होती। मान लीजिए हमने ये घर के यहाँ पे ज़मीन में इसको यहाँ नीचे लगा दिया, ये अपना घर बना हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर बिजली इस पर गिरती है ना तो सीधी ऐसे ज़मीन में चली जाएगी, घर को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। अगला, तड़ी से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, तो पहला देखो, गर्जन सुनते ही अपने मकान भवन घर में चले जाएं, ठीक है। और दूसरा क्या करें, कार में तो कार में ही बैठे रहें, खिड़कियाँ विड़कियाँ सब दरवाजे बंद कर लें। खुले स्थान पे हो तो शरण ऐसे जगह लाएं जहाँ पेड़ों से दूरी बना के रखें, जमीन पर लेटे नहीं बल्कि सिमट कर नीचे बैठ जाएं, ठीक है। ये तरीके हैं बचने के। फिर आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो ये परितारिका करती है। कौन करता है, ये ऑप्शन हो जाएगा अपने परितारिका। सामान्य मनुष्य है जो कि द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या होती है, तो ये 25 सेंटीमीटर होती हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब न्यूनतम आपको अपनी जो भी किताब वगैरह वो 25 सेंटीमीटर अपने आंखों से दूर रखनी चाहिए, ठीक है ना। और मनुष्य के रेंज भी ये होते हैं, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक मनुष्य देख सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अनंत तक जैसे जैसे कि हम यहाँ चांद तारों को देख रहे हैं ना, कितनी दूर है फिर भी वो हमें नजर आ ही रहे हैं, ठीक है ना। प्रकाशिक साधन नहीं है, कौन सा है जो प्रकाशिक साधन नहीं है, तो यहाँ पे CD ये प्रकाशिक साधन नहीं है। बाकी संस्पर्श लेंस हो गया, आवर्धक हो गया, दूरबीन हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई, तो ये हेलन केलर ने लिखी है, ठीक है ना, हेलन केलर। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव सीधा होता है, और जो सीधा होता है आभासी होता है पर्दे पर, और आभासी को पर्दे पर हम हासिल नहीं कर सकते, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीधा आभासी और पर्दे पर प्राप्त इसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा तल है जो विसरित परावर्तन करता है, चौक पाउडर, कपड़ा, ईंट से बनी दीवार, ये सभी, तो ये सभी कर देंगे, ठीक है ना। समतल नहीं है एक भी इनमें। अद्वित और दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो वे वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है उन्हें अद्वित वस्तुएं कहते हैं, जिनका क्या खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये वस्तुएं दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकती है, और प्रदीप्त वस्तुएं इनको कहते हैं। किस उम्र के व्यक्ति को आंख दान कर सकते हैं, तो किसी भी उम्र का और कोई भी लिंग का व्यक्ति अपने आंख दान कर सकता है, ठीक है। उस बीमारी का नाम बताइए जिसके चलते अपनी आँखों को दान नहीं कर सकते। देखिए कुछ व्यक्ति हैं जिनको एड्स होता है, या हेपेटाइटिस B या C होता है, हैज़ा होता है, ये अपनी आई डोनेट नहीं कर सकते, आँख का नेत्र दान नहीं कर सकते। रेटिना किससे बना होता है, तो रेटिना तंत्रिका कोशिका से बना होता है। हम पराबैंगनी किरणों में नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि वो सुग्राही नहीं होती है। अपने आँखों के लिए शंकु जो होते हैं, अपने आँख में पाए जाने शंकु, उनके लिए सुग्राही नहीं होती हैं, ठीक है। फिर आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण, जैसे ये अपने यहाँ पे ये और ये ऐसे जा रहे हैं और यहाँ हमने बनाया, तो ये आपतित कोण कहलाता है, और ये परावर्तित कोण कहलाता है, ठीक है ना, ये परावर्तित कोण है, ठीक है। अगला है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम नेत्र के किस भाग की बात कर रहे हैं, तो ये परितारिका की बात कर रहे हैं। परितारिका के कलर के कारण आँख का वैसा नज़र आता है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। नियमित और विस्तृत में आपको अंतर बताना है, तो देखिए अंतर क्या है। नियमित यह परावर्तन समतल तथा चिकने पृष्ठ पर होता है, विस्तृत परावर्तन होता है यह विषम और अनियमित पृष्ठ पर होता है, ठीक है। परावर्तित किरणें समांतर होती हैं और इसमें परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती है, विस्तृत में समांतर नहीं होती है, अभी हम डायग्राम भी देख लेंगे इसका, ठीक है। और दूसरा क्या, विस्तृत परावर्तन और परावर्तन नहीं होता, ये विषम पृष्ठ पर अनियमितता के कारण होता है। चलिए यहाँ देखिए,
ये जो है ना, ये नियमित परावर्तन है, ये अनियमित परावर्तन है, सॉरी विस्तृत बोल दो या अनियमित, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। इसमें जैसे प्रकाश आ रहा है वैसे सारी एक सीक्वेंस में जा रही सारी, ठीक है ना, जबकि ये क्या अनियमित परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको बड़े अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद में अपने जो सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम है वो ध्यान रखना। गाड़ी चलाते समय एक तो ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखें, लाल बत्ती पर रुक जाएं, ठीक है, और पीली बत्ती पर सावधानीपूर्वक सोच समझकर चलने का संकेत है, ठीक है, और हरी बत्ती कहती है कि अब चलने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। सड़क पार करते समय काली जो पट्टियाँ सफ़ेद काली सफ़ेद पट्टियाँ होती है जेब्रा क्रॉसिंग जिनको बोलते हैं, उनका ही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग ज़रूर करें, और चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। फिर एक और देखिए क्वेश्चन कि हेलमेट का प्रयोग क्यों जरूरी है, कोई दो दुष्परिणाम बताइए। तो हेलमेट क्या करता है, अपने आकस्मिक जो दुर्घटनाएं होती है सिर को बचाता है, ठीक है। अधिनियम एक्ट भी है जिसमें सजा का प्रावधान है। दुष्परिणाम क्या होते हैं कि व्यक्ति अपंग हो सकता है, मौत भी हो सकती है, और परिवार में आकस्मिक आर्थिक भार आ पड़ता है अगर किसी की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाए बिना हेलमेट के, तो ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपको बस इतना अगर आपने कर लिया, ये दोनों पार्ट देख लें, तो इससे बाहर आपके साइंस में कोई भी क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। कोई टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपके एसएसटी संस्कृत और हिंदी का भी इतना ही शानदार ढंग से तैयारी करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।